भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला असली राजा कौन था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आखिर कौन था वह राजा जिसके राजगद्दी पर बैठने के बाद उनके श्रीमुख से देववाणी ही निकलती थी और देववाणी से ही न्याय होता था? कौन था वह राजा जिसके राज्य में अधर्म का संपूर्ण नाश हो गया था? बड़ी ही दुख की बात है कि महाराज विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य के बराबर ज्ञान है, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था। उज्जैन के राजा थे गंधर्वसेन, जिनकी 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भृतहरि और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारा नगरी के राजा पद्मसेन के साथ कर दी, जिनके एक लड़का हुआ। आगे चलकर उस लड़के का नाम गोपीचंद रखा गया। गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मैनावती ने भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश में बौद्ध और अन्य हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रमादित्य ने ही पुनः उनकी खोज करवाकर उसे स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या है? मित्रों, हम भगवान कृष्ण और भगवान राम को ही खो चुके थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भृतहरि ने राज छोड़कर श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी श्री गोरखनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है। हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराजा विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश की आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप गूगल इमेज पर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के देख सकते हैं। कैलेंडर जो विक्रम संवत लिखा जाता है, वह भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिषी गणना जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि आदि की रचनाएं हो रही हैं, वो उन्हीं के कारण हो रही हैं। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय राज सब धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। विक्रमादित्य का काल प्रभु श्री राम के राज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया, जहां प्रजा धनी थी और धर्म पर चलने वाली थी। बड़े ही दुख की बात है कि भारत के सबसे महानतम राजा विक्रमादित्य के बारे में हमारे स्कूलों कॉलेजों में कोई स्थान नहीं है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में काफी धन संपदा मौजूद थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। भारत की यह संपत्ति ही विदेशी आक्रमणों का कारण भी बनी थी। इसी समय में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 जब ही रह गया था। लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुगलों के शासन शुरू करने से पहले भारत 1 और 1000 के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब मुगलों ने 1526-1793 के बीच भारत पर शासन किया, उस समय भारत की आय 1705 मिलियन पाउंड
ग्रेट ब्रिटेन की आय से अधिक थी। वर्ष 1600 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $1305 थी, जबकि इसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय $1137, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $897 और चीन की प्रति व्यक्ति आय $940 थी। इतिहास बताता है कि मीर जाफर ने 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 309 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। यह तथ्य भारत की संपन्नता दर्शाने के लिए बड़ा ही सबूत है। 1500 के आसपास दुनिया की आय में भारत की हिस्सेदारी 24वीं थी, जो कि पूरे यूरोप की आय के बराबर थी। सिक्कों को बनाने वाला पहले देशों में कौन सा शामिल था, आइए देखते हैं। 600 ईस्वी के आसपास महाजनपदों ने चांदी के सिक्के के साथ सिक्का प्रणाली शुरू किया। ग्रीक के साथ साथ पैसे पर आधारित व्यापार को अपनाने वाले पहले देशों में भारत का स्थान अग्रणी था। लगभग 350 ईसा पूर्व चाणक्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक संरचना की नींव डाली थी। मयूर सिंहासन भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था, वो मयूर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था, उतने धन में तो ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार मयूर सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने और बेस कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मयूर सिंहासन की कीमत उसमें लगे कोहिनूर हीरे के कारण बहुत बढ़ गई थी। आज के जमाने में मयूर सिंहासन की अनुमानित कीमत 450 करोड़ रुपए की होती है। इतना कीमती होने के कारण ही नादिर शाह इसे लूट ले गया था। कोहिनूर हीरे का वजन 21 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत $1 अरब के लगभग आंकी जाती है। यह हीरा गोलकुंडा की खदान से मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। आजकल यह ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। महमूद गजनवी का सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने के पीछे दो सबसे बड़े उद्देश्य थे। एक इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा भारत से धन की लूट करना। महमूद गजनवी ने नवंबर 1001 में पेशावर के युद्ध में जयपाल 964 से 1001 ईस्वी तक हिंदू शाही राजवंश के शासक थे, उनको हराया। गजनवी ने इस युद्ध में किले से 4 लाख सोने के सिक्के लूटे और एक सिक्के का वजन 120 ग्राम था। इसके अलावा उसने राजा के लड़कों और राजा जयपाल को छोड़ने के लिए 405 लाख सोने के सिक्के लिए थे। इस प्रकार उसने आज के समय के हिसाब से लगभग $1 अरब की लूट सिर्फ राजा जयपाल के यहाँ की थी, जबकि इस समय भारत में जयपाल जैसे बहुत से धनी राजा थे। सोमनाथ मंदिर की लूट। सन 1025 में महमूद ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर लूट लिया और इसकी ज्योतिर्लिंग तोड़ दी थी। इस आक्रमण से उसने 2 मिलियन दिनारों की लूट की, जिसकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 45 करोड़ रुपए के लगभग बैठती है। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी लूट थी। मंदिरों में सोने के भंडार। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कुछ समय पहले एक आकलन में कहा था कि भारत में अभी भी 2200 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3000 से 4000 टन सोना भारत के मंदिर में अभी भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा धन है। यदि मंदिर में आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। उपयुक्त आंकड़े सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में अकूत संपत्ति थी, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले होते रहे। लेकिन अगर बीते समय को छोड़कर वर्तमान में देखा जाए तो भारत की स्थिति विकसित देशों की तुलना में निश्चित रूप से खराब है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, भारत पूरे विश्व में
बहुत तेजी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है और वह समय बहुत जल्द आएगा जब लोग इस देश को फिर से सोने की चिड़िया के नाम से बुलाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।